तो इसका जो शेप होता है, एग्जाम में साफ साफ एक क्वेश्चन आया था कि किस पाथ में वो घूमते हैं, ठीक है। इंग्लिश में तो इलॉन्गेटेड आ जाता है या कहीं कहीं पर एलिप्टिकल आ जाता है। तो याद रखना, या तो एलिप्टिकल लिखा रहेगा या फिर इलॉन्गेटेड। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में, ठीक है, मेटेरॉइड्स जाके बर्न कर जाता है, जल जाता है। तो किस लेयर में? मेसोस्फेयर लेयर में, ठीक है। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये रीज़न एग्जाम में भी आ जाता है। ऑप्शन में एक बार दे दिया था एग्जाम में सन की जगह पे अर्थ को, कि अर्थ का जो पुलिंग फोर्स होता है, देखो अर्थ का भी पुलिंग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता है, उसकी वजह से सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, सन के जो पुलिंग फोर्स होता है, सन का जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सॉरी, उसकी वजह से। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाला पोर्शन होता है आपका SST सीटेड पेपर 2 के लिए। फिलहाल जिन्होंने इंट्रो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर हमने पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझाया है कि SST में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आएंगे लगभग, और आपके ज्योग्राफी से, सिविक्स से, ठीक है, लगभग कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इतना तो सबको पता है कि 6 to 8 NCERT पढ़नी है, लेकिन 6 to 8 NCERT में भी कुछ 8-10 ही टॉपिक्स ऐसे जिनसे हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता हुआ आ रहा है, ठीक। और बाकी 4-5 चैप्टर की अगर बात करें, ठीक है, अगर आप उनको नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, सीटेट का पेपर क्वालिफाइंग है। बहुत बच्चे जो पेपर 2 वाले तो SST का पोर्शन छोड़ देते हैं कि हम CTP और हिंदी इंग्लिश में मेहनत कर लेंगे, ठीक है, फिर बाद में उनका 5 नंबर से 2 नंबर से 1 नंबर से रह जाता है। तो यहाँ पर जब आपको अच्छे से पूरा यहाँ पर हम टॉपिक वाइज बताएंगे, यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो। Day 1 हम ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे, फिर हम ग्लोब पढ़ाएंगे, फिर अर्थ के बारे में पढ़ाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो पूरा सीरीज आपको 8-10 दिन की ये वीडियोस रहेंगी, सारी आपको देखना तो पड़ेगा ही, थोड़ा टाइम दो। बाकी आज पहला वीडियो देख लो, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, ठीक है। बाकी पूरे यहाँ पे अच्छे से मेहनत से पढ़ाएंगे। फिलहाल अगर यहाँ पर देखिए हम बात करें, जो SST का होता है 60 नंबर का पूरा आता है आपका SST का पोर्शन, जिसमें आपका 40 आ जाता है कंटेंट, मतलब जो भी थ्योरीज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका 20 नंबर की आ जाती है पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी की भी अलग सी वीडियो आएगी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, उन टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जिससे आप रिलेट कर सको कि जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहा है, और अगर पूछ भी रहा है तो कैसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत सब्र करके वीडियो को देख लेना। बाकी इतना सब सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं आपको मेन कंटेंट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। अब देखो सोलर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ या खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स में क्या अंतर होता है, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, स्टार, फिर सन, फिर मून के बारे में, फिर कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर जितने भी ग्रह हैं, जो भी 8 ग्रह, उनको बारी बारी एक एक चीज़ अच्छे से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फिलहाल देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कि सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। पूरा का पूरा पोर्शन आपका NCERT से होगा, चाहो तो आप बाद में जाके पढ़ के रिवीजन करके देख लेना, तो और अच्छा आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आना है तो फिर वो छूटे ना, इस तरीके से पढ़ना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सोलर सिस्टम होता क्या है, यहीं से एक क्वेश्चन आ भी गया आपका एग्जाम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक तरीके से इसकी जो डिफिनेशन है कि सोलर मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड है ये एक रोमन माइथोलॉजी से, मतलब जैसे हमारे में गीता होती है, कुरान होती है, वैसे ही एक रोमन माइथोलॉजी में, ठीक है, सोल का जो मतलब होता है वो होता है सन गॉड, ठीक है। सोल का मतलब क्या होता है, SOL, सोल का मतलब होता है सन गॉड, मतलब जो सूर्य के देवता। अब इसी से आपका वर्ड बना है सोलर, ठीक है। अब सोलर का मतलब क्या हुआ, सोलर का मतलब हुआ रिलेटेड टू सन, मतलब आप कह सकते हो जो सन से रिलेटेड हो, मतलब सन के रिश्तेदार कह सकते हो एक तरीके से आप, ठीक है, रिलेटेड टू सन, ठीक है। मतलब सन से जुड़ी हुई चीज़ें, जितनी भी चीज़ें जो सन से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर सन को हम बोलते हैं कि एक मुखिया होता है सोलर सिस्टम का, ठीक है, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम मत समझ लेना आप, ठीक है, सोलर सिस्टम की बात करेंगे। अब इस सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। सन हमारे और 8 प्लैनेट्स जो होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब क्या होती हैं, जो खगोलीय पिंड होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, खगोलीय पिंड। जैसे अब सेलेस्टियल बॉडीज़ आपकी कौन कौन सी हो गई, एस्टेरॉइड्स हो गए और आपका मेटेओरॉइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समझने वाली चीज़ें हैं। अगर हम डिफिनेशन की बात करें, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, आपको ऑप्शन में दे देगा, एक लाइन में दे देगा सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मून, ठीक है। उसके बाद दे देगा सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड। उसके बाद दे देगा तीसरा सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स,
ठीक है। अब इन तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सोलर सिस्टम को डिफाइन करता है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों को गिन लेना है यहाँ साफ साफ, 1 2 3 4 और 5, ये 5 चीज़ें जिस लाइन में होंगी वो सही हो जाएगा, ठीक है। या अगर किसी में 2 3 है तो जिसमें 4 वर्ड होंगे ये, ठीक है। इन कीवर्ड एक तरीके से आप समझ सकते हो, तो ये चीज़ अच्छे से समझ लेना, यही आपकी हो जाती है सोलर सिस्टम की डेफिनेशन। ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसमें जो हेड होता है वो सन होता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें वो उसके अगल बगल इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रहती हैं, घूमती रहती है, ठीक है। उसको भी हम कायदे से अच्छे समझेंगे। अब यहाँ पर देखो हम किस किस टर्म को समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ होती क्या है। तो जितनी भी चमकदार चीज़ें जो आपको आसमान में दिखाई देती हैं, चाहे दिन के टाइम चाहे रात के टाइम, ठीक है। दिन में आपको फॉर एग्जांपल सूरज देख लेते हो, रात में आप चांद देखते हो, तारे देखते हो, ठीक है। इवन एक प्लैनेट आपका वीनस भी दिख जाता है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें जो हमें चमकदार चीज़ें दिखाई देती हैं उनको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। अब ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। एक होती चमकदार, मतलब जो जिसकी खुद की रोशनी होगी, ठीक है, जैसे कि आपका सन हो गया। और एक होता है गैर चमकदार, मतलब जिसकी खुद की रोशनी ना हो, वो दूसरे किसी चीज़ से रोशनी को बारो कर रहा हो, ठीक है, या उसकी रोशनी उस पर पड़ रही हो, उसका इफेक्ट की वजह से वो चमक रहा हो। जैसे अगर हम बात करें, पहले पार्ट को हम बोल देते हैं ल्यूमिनस, ठीक है, और दूसरे पार्ट को हम बोल देते हैं नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके सब एग्जाम में आ चुके हैं, जिन भी दोस्तों ने प्रैक्टिस वगैरह किया होगा उनको अच्छे से पता होगा। ल्यूमिनस मतलब हो जाता है आपका कि चमकदार चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस मतलब जो आपका गैर चमकदार या फिर जो चीज़ की खुद की रोशनी ना होती, चमकदार ना होते हों। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सन होगा वो आपका ल्यूमिनस होगा, क्योंकि ये उसकी खुद की लाइट है, ठीक है। अब ये लाइट जब हमारे चांद पे पड़ती तो रात में चमकता है, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन ल्यूमिनस में, ठीक है। हमारे प्लैनेट्स किस में आ जाएंगे, नॉन ल्यूमिनस में, क्योंकि क्या इनकी अपनी लाइट नहीं है। सूरज की रोशनी पड़ती तो हम अर्थ पे भी उजाला रहता है, ऐसी चांद पे पड़ती तो उसके इफेक्ट वजह से चांद चमकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जिससे टॉर्च के बारे में पूछ लिया, ठीक है, मैन मेड चीज़ें, कैंडल के बारे में पूछ लिया, तो ये सब भी ल्यूमिनस में आएंगे, क्योंकि इनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। इसमें बटन होगा, दबाया आपने जल गई, इसमें होगा माचिस लगाया जल गया कैंडल, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है आपकी ल्यूमिनस का पार्ट आती है, और ये चीज़ होती है जो नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। अब अगर हम बात करें अंतरिक्ष में आसमान की बात अगर हम करें, तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, सन हो गए, 8 प्लैनेट्स होंगे, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें होंगी जो चमकती हैं रात में, स्टार्स वगैरह, उनको हम क्या बोल देते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोल देते हैं। चलिए, उम्मीद इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो हम बात करेंगे कि जो एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं। और एक वर्ड होता है कॉमेट, ठीक है, जो कभी आपने देखा होगा ना कि बोलते टूटता तारा, ठीक है, जो मांगना है मांग लो, ठीक है। कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो वही इन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पर हम समझेंगे, और एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये वर्ड होता है कि इंसान धीरे धीरे कन्फ्यूज़ हो जाता है या फिर भूल जाता है, ठीक है। कभी पढ़े हो फिर बाद में नहीं रिवीजन करते तो आप भूल जाते हो, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं तब भी गलत हो जाता है। अब यहाँ पर देखो हम बात करें, अगर एस्टेरॉयड की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है, खतरनाक नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। और फिर अगर हम बात करें मेटेओराइट्स, उल्का पिंड जिसे हम बोल देते हैं। और फिर अगर हम बात करें कॉमेट्स, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं धूमकेतु। अब देखो सबसे पहले अगर एस्टेरॉयड की बात करें, तो पहली बात तो ये रॉक्स के बने होते हैं, ठीक है, मतलब पत्थर होते हैं। अब कौन से पत्थर होते हैं, जो भी आपके डिस्ट्रॉयड प्लैनेट्स हो गए, मतलब कोई ग्रह अगर डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया, या फिर किसी तारे का टुकड़ा हो गया, ठीक है, मतलब पत्थर का किसी भी पार्ट का कोई भी टुकड़ा जो होता है वो एस्ट्रॉयड हो जाता है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके मार्स और जुपिटर के बीच में। मतलब अगर यहाँ पर मार्स है तो यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, जिसको हम क्षुद्र ग्रह पट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, और इधर जुपिटर। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना, इनके बीच में पाए जाते हैं ये जो भी एस्ट्रॉयड होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें मेटेओराइट्स क्या होते हैं, तो मेटेओराइट्स जिनको हम उल्का पिंड बोलते हैं, जिसको आप शूटिंग स्टार भी बोलते हो, जो मेटेओर से का पार्ट है, भी उसको भी अच्छे समझेंगे। ये रॉक्स के साथ साथ मेटल्स के भी टुकड़े इसमें पाए जाते हैं। मतलब होंगे तो सब एक ही जैसे दिखने में, ठीक है, लेकिन ये रॉक प्लस मेटल का होता है, तो अंतर को अच्छे समझना है यहाँ पर। अब ये मेटेओराइट्स क्या होते हैं, ये भी आपके अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, जैसे ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है, ये भी रिवॉल्व करते रहेंगे। यही चीज़ होती है जो आप पढ़ते हो कि हर साल इस साल हो सकता है रात में टकरा जाए, ठीक है, नासा ने बचा लिया, सब जो भी न्यूज़ वगैरह आप सुनते हो मेटेओराइट्स के ही बारे में बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करेंगे, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें, अब मेटेओराइट्स जब तक ये अंतरिक्ष में टहल रहा है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा, ना अर्थ पे आ रहा है ना कहीं इधर उधर जा रहा है, तब तक तो इसको हम मेटेओराइट्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये अर्थ की तरफ आने लगता है,
मतलब अगर सपोज़ करो कि ये जो हमारा मेटेरॉइड्स है ये अगर अर्थ की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में इसके जो मेसोस्फेयर लेयर होगी, ठीक है, कौन सी, मेसोस्फेयर लेयर में, जैसे ही इस लेयर में पहुँचेगा ये क्या करेगा, फ्रिक्शन की वजह से बर्न कर जाएगा, जल जाएगा। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, घर्षण की वजह से क्या होगा, ये जल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में, ठीक है, मेटेरॉइड्स जाके बर्न कर जाता है, जल जाता है, तो किस लेयर में, मेसोस्फेयर लेयर में, ठीक है, किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अब जल गया तो नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो इसे हम क्या बोल देंगे, जिसे हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, इसको हम बोल देंगे मीटियोर्स, ठीक है, मीटियोर्स बोलेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, टूटा तारा, शूटिंग स्टार, ठीक है। अब एक वर्ड आता है मीटियोराइट्स, ठीक है, यहाँ पर वर्ड का मतलब अच्छे से समझ लेना, मीटियोराइट्स, टी इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हिंदी में तो नॉर्मल रूल का पिंड इसको भी बोल देते हैं, मीटियोर्स को भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें, जब आपका OIDS है तो मतलब अभी ये ना तो लेयर में पहुंचा, ना तो ये जला, ना कुछ, ठीक है, अभी ये अपनी पोजीशन में जहाँ पर भी जैसे एस्ट्रॉइड वगैरह रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी अंतरिक्ष में रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मीटियोर्स, तो जो जल जाता है किस लेयर में, मेसोस्फेयर लेयर में, ठीक है। हो सके तो वर्ड को रिपीट करना ताकि एक बार खुद आप सुनो, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, अच्छे से आपको पता है, जैसे बच्चे प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो बोलेंगे, खुद से सुनेंगे, खुद से पूछेंगे, तो वो चीज़ें क्या होगा, एक बार आपने खुद बोला और अपने आप को भी सुना तो अच्छे से आपको वो मेमोरी में फिट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मेटेरॉइड्स क्या होता है, तो जब कोई सा भी मेटेरॉइड पूरी तरीके से ना जले और सीधे धरती पर पहुँच जाए या कहीं पर भी जाके पहुँच जाता है, गिर जाता है, तो वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा क्रिएट हो जाता है, ठीक है, या उसकी वजह से कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, मतलब बिना जले अगर वो सक्सेसफुली धरती पर लैंड कर गया तो उसको हम क्या बोल देंगे, मेटेरॉइड्स, क्या बोल देंगे उसको, मेटेरॉइड्स। तो ये अंतर हो गया इसमें। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉमेट्स COMETS है, जिसे हम धूमकेतु भी बोलते हैं, ये आइस और डस्ट का बना होता है, ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा आइस और डस्ट का ये बना रहेगा, वो रॉक्स का, रॉक्स और मेटल का, आइस और डस्ट का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि थ्योरी पोर्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूरा पूरा आपको पैरा दे देगा, ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। अब दूसरी बात करें तो जो कॉमेट्स होता है आपने देखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से टेल्स होती है, अगर हो सकेगा तो हम फोटो यहाँ पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कॉमेट्स होते हैं ये आइस और डस्ट के बने होते हैं, और अगर हम बात करें तो इनका साइज़ एस्ट्रॉइड से बहुत बड़ा होता है, मतलब आप कह सकते हो कि ये बिगर होते हैं, ठीक है, इन सब से, ठीक है, एस्ट्रॉइड से भी काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि आइस और डस्ट के बने होते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही वॉल्यूम लेंगे, जितना भी होगा उतना फैलते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ होती है कि यहाँ पर जो टेल होती है, ठीक है, अभी टेल बनती कैसे है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, ये टेल का मतलब क्या स्टोरी, कैसे टेल बन जाती है, इसके ऐसे नहीं पूँछ निकल आती है ना, बंदर कुत्ते की पूँछ तो है नहीं, ये होता क्या है, आइस की वजह से आपको अच्छे से पता है कि आइस की वजह से जब भी सूरज की तरफ पहुँचने लगता है, ये मतलब ये तो चलो धरती के पास आता है, ठीक है, वो सूरज के अराउंड रहता है। और कॉमेट्स क्या होता है, जब ये अपनी औकात से बाहर निकल के सूरज के पास पहुंचने लगता है उसको चैलेंज करने के लिए, तो इसकी गर्मी की वजह से इसकी जो आइस होती है वो क्या करती हैं, एवापोरेट्स हो जाती हैं, ठीक है, एवापोरेट हो जाती हैं, वेपराइज फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, भाप बन जाती है, ठीक, एक तरीके से आप कह सकते हो, आपने पढ़ा होगा ना मैटर वाले में, तो आइस बन जा, जो आइस होती है वो एवापोरेट हो जाएगी, फिर क्या करेगी, एक तरीके से हमको फिर दिखने लगता है वहाँ पे कोई टेल है, वो उसकी क्या, वो भाप निकलती रहती है, ठीक है। अब इतनी गर्मी होती है सन में, जितना उसके नज़दीक जाएगा उतना उसमें आग की तरह लगेगा, ठीक है, तो वो एक टेल फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं कि वो पूंछ वाला कोई है, तो यहाँ पर उसको हम बोल देते हैं कॉमेट्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि तीनों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद देखो, है तो बहुत छोटा चैप्टर, एक ही क्वेश्चन भी आना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरी बात, आपको टीचर भी बनना, आपको पढ़ाना भी है, ठीक है, ये सब जाके आपको पढ़ाना है, तो कम से कम एक बार अगर पढ़ो सोलर सिस्टम तो डिटेल में अच्छे से कायदे से पढ़ लो, ठीक है। बहुत लोग टाइम देख लेते हैं, बहुत लोग देख लेते हैं सीरियस हैं, मजाक मस्ती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ होता रहेगा। जितना हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आप भी कमेंट वगैरह करोगे तो हमको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से चलने लगेगा यहाँ पर, तो जो बहुत भी आपको कमी लगे, जो अच्छा लगे, सब कुछ आप यहाँ पर बताते रहो। चलो फिलहाल अब इसके बाद हम देखते हैं, ये वर्ड क्लियर हो गए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, इन दोनों पार्ट को तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है, एस्ट्रॉइड मेटेरॉइड्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्स की, ठीक, क्योंकि सन भी क्या है कि स्टार है, तो उसके पहले हम स्टार के बारे में समझेंगे। अब देखो जो स्टार क्या होता है, ठीक है, पहली बात तो ये भी आपका सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब आपका एक खगोलीय पिंड हो गया, खुद की इनकी लाइट होती है। और सन क्या है, सबसे छोटा है, सबसे पास जो धरती के जो स्टार है, ठीक है, वो सन है, तो सन भी एक स्टार, चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो एक वर्ड आता है कॉन्स्टिलेशन, अभी हमने इंट्रो में बता दिया था, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मत समझ लेना इसको, कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नक्षत्र मंडल,
ठीक है। अब वर्ड से ही थोड़ा बहुत आपको हो सकता है क्लियरिटी मिल रही हो। नक्षत्र मंडल, अब ये कॉन्स्टलेशन होता क्या है, आपने देखो बचपन में या कभी भी आपने देखा होगा आसमान में जब भी रात में तारा देखो, गांव वगैरह में थोड़ा साफ दिखता है, तो कुछ ना कुछ आप पैटर्न बनाते रहते होगे। अब जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं थोड़ा बहुत उन्होंने तो ज़रूर किया होगा, ठीक है। तो जो भी पैटर्न फॉर्मेशन आप करते हो कुछ स्टार्स का ग्रुप लेते होगे, ठीक है। तो जो भी आपके दिमाग में पैटर्न बना वो क्या हुआ, एक कॉन्स्टलेशन हो गया, ठीक है। अब कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब जो सबको वही पैटर्न बनेगा, सबको वही चीज़ समझ में आएगी कि हाँ ये इसी की तरह दिखता है, ठीक है। तो उन यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे कॉन्स्टलेशंस को, ठीक है, माना जाता है। तो उनकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स कोई अगर पैटर्न फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देंगे, कॉन्स्टलेशन। जिसमें सबसे फेमस जो आपका वो कौन सा है, उर्सा मेजर, ठीक है। उर्सा मेजर जिसे हम बिग बियर नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो बिग बियर क्यों पड़ा, अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई स्टार आपने देखा, यहाँ देखो फोटो में आप देख सकते हो, जैसे मान लो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स हो गए, ठीक है। अब इनसे देखो एक बियर का फॉर्मेशन लग रहा है ना, कि जैसे कोई बियर है उसके देखो चारों पैर दिख रहे हैं, टेल दिख रही है, उसका सर ऐसे है, ठीक है, ज़मीन की तरफ देख रहा है। तो मतलब ये ऐसा हो गया कि अगर मैंने आपको बता दी तो जब भी आप आसमान में तारे देखोगे तो आप भी इमेज को फॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टलेशन हो गया। अब इसी कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है जिसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। सप्तऋषि मतलब आपका 7 ऋषि, ठीक है, सप्तऋषि। देखो वर्ड थोड़ा बहुत इधर उधर है, अगर जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे थोड़ा अच्छे से बना लेना, क्योंकि देखो आएगा यही सब आपको, कोई बहुत ज़्यादा कुछ और नहीं पूछ लेगा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर बोला है तो फिर एनसीईआरटी से आएगा। अब सप्तऋषि मतलब जो 7 स्टार्स के, अब अगर आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पर देखो हमने हाईलाइट किया होगा येलो लाइन से, तो यहाँ पर जो 7 स्टार है जो उर्सा मेजर का पार्ट है ये, ठीक है, इन्हीं को बोलते थे हम सप्तऋषि। अब देखो स्टार से आपने सुना होगा ज़रूर कि स्टार की मदद से पहले के लोग क्या करते थे, डायरेक्शन का पता करते थे, ठीक है। अब डायरेक्शन का कैसे पता करते थे, तो एक तारा होता है जिसे हम बोलते हैं ध्रुव तारा, ठीक है, जो नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करता है। कौन सा, ध्रुव तारा, ठीक है। और भी इसका दूसरा नाम जो था पोलैरिस, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल को एक तरीके से आप कह सकते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है, ठीक है। तो उसको पोलैरिस भी बोल देते हैं, नॉर्थ स्टार भी बोल देते हैं, तो हिंदी में ध्रुव तारा बोल देते हैं। अब इस तारे से लोग क्या करते थे, क्योंकि ये परमानेंट एक जगह निकला रहता है, अभी भी अगर आप देख पाओगे, ठीक है, तो एक तारा ज़रूर आपको एक जगह पे दिखेगा, ठीक है। नॉर्थ साइड में देख लेना कभी भी थोड़ा ऊपर, तो नॉर्थ साइड में वो रहता है, ठीक है। तो ये परमानेंट वहीं पर रहता था, इस वजह से इस तारे को डिसाइड कर दिया गया कि एक नॉर्थ डायरेक्शन है, तो अब इसकी मदद से लोग बाकी डायरेक्शंस का पता कर लेते थे। अब ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ स्टार ही है, इसके लिए अगर आप देखो तो सप्तऋषि वाला जो भी मैंने बताया था, ठीक है, उसमें देख लेना जहाँ पर टेल खत्म होती है, ठीक है, वहाँ पर एक तारा होता है, उसी पैटर्न को बना के पता कर लेते हैं कि हाँ ये जो है 7वां वाला जो तारा होगा यही होगा हमारा नॉर्थ स्टार, ठीक है, जिसे हम पोलरिस बोल देते हैं, ध्रुव तारा बोल देते हैं। तो ये हो गया कॉन्स्टलेशन, ये हो गया नॉर्थ स्टार। उम्मीद है अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्टार वाले पोर्शन से और बहुत क्वेश्चंस कुछ नहीं आएंगे, ठीक है, इतना एनसीईआरटी में दिया, थोड़ा बहुत एक दो चीज़ एक्स्ट्रा ही बता दिया है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर हम बात करें कि जो तारे होते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रात में निकलते हैं, ठीक है, दिन में भी निकलते हैं भैया, चांद भी ऐसा नहीं कि सिर्फ रात ही में निकलता है। वो बात होती है कि हमें दिखते कब हैं। एनसीईआरटी में सीधे एक लाइन है, एग्जाम में भी आ चुका है, कि आपके जो तारे होते हैं या फिर जो चांद होता है दिन में आप क्यों नहीं देख पाते हो। तो क्यों नहीं देख पाते, कॉमन सी बात है, सूरज की इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, ठीक है, उसकी लाइट की वजह से ये चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। हीट और लाइट का बहुत बड़ा सोर्स होता है सूरज, इस वजह से हमें ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अब देख लो सूरज की गर्मी इतनी है कि कमरे में भी यहाँ पे आपको गर्मी लग रही है, तो समझ लो कि क्या हीट होती है, क्या लाइट होती है खतरनाक, कि आपको इतने तारे जो सूरज से इतने बड़े फिर भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो पास में होता है। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करेंगे स्टार की, हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे सन की। अब यहाँ से थोड़ा सीरियस, थोड़ा कायदे से हो जाना, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सन के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम मून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, एक अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। मून के फेजेस की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सैटेलाइट्स की, एस्ट्रॉइड्स की तो हमने बात कर ही ली है, फिर हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, ठीक है। बारी बारी जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सन के बारे में। अब देख सकते हो कितना बेहतरीन सूरज यहाँ पर बना दिया है, और यही सूरज की जो किरणें हैं आपको एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट बता दी जाएंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा सन होता है ये सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम होता है, मतलब सोलर सिस्टम का बीचों बीच का हिस्सा होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ है, ठीक है। नियरेस्ट स्टार मतलब सबसे पास वाला जो तारा है जिसे हम सन बोलते हैं, ठीक है। कितना नियरेस्ट है वो भी देख लो, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है,
हमारे अर्थ से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, हमारी अर्थ से कितना दूर है, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो उस हिसाब से अब देख लो, ठीक है। इसका मतलब अर्थ से कितना दूर है ये, 150 मिलियन किलोमीटर्स। अब अगर हम बात करें इसके डायमीटर की, मतलब अगर हम इसकी साइज़ की बात करें अब यहाँ पर, तो इसके अगर हम डायमीटर की बात करें तो कितना डायमीटर होता है इसका, 14 लाख किलोमीटर, ठीक है। अब इसको देखो, बहुत लोग समझेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट है, कुछ नहीं भैया, एनसीईआरटी का आपका एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन, 40 लाख किलोमीटर, ठीक है। इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब अगर हम बात करें अर्थ के डायमीटर से, तो अर्थ का जो डायमीटर है वो लगभग 12,000, ठीक है, कहीं कहीं पर 720 है, 745 है, या 756 भी, जो भी आपको ऑप्शन में दिख जाए, ठीक है। 756 ज़्यादा माना जाता है वैसे। तो ये क्या हो गया हमारा, 12,720 किलोमीटर, ठीक है। किसका ये डायमीटर है, आपके अर्थ का। तो उससे लगभग कितना गुना ज़्यादा है ये, कितना गुना ज़्यादा है, 13 लाख टाइम्स, 13 लाख टाइम्स साइज़ की अगर हम बात करें, मोर देन अर्थ, ठीक है। पृथ्वी से 13 लाख गुना ज़्यादा साइज़ है किसका, सन का। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये पुलिंग फोर्स, मतलब एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स, कहाँ पर, हमारे सन में जो पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है सन, ठीक है, जिसके कारण जितने भी प्लैनेट्स हैं ये उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जाके सन से टकरा जाएंगे या सन से बहुत दूर चले जाएंगे, तो कोई एक पुलिंग फोर्स होता है ना, तभी तो सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। अगर आप कोई चीज़ यहाँ नचा रहे हो तो एक तरीके से आप उसको अपनी ओर खींचते भी तो हो ना, ऐसे नहीं नचाना चाहते आप वहाँ चले जाओगे, ठीक है, या आप ही उड़ जाओगे शक्तिमान बन के, ऐसा तो ही नहीं। एक पुलिंग फोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे अर्थ में ग्रेविटी होती है, वैसे सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, वो वजह बनता है इन सारे प्लैनेट्स को और जितनी भी चीज़ उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, उनको कराने के लिए। तो ये रीज़न एग्जाम में भी आ जाता है, ऑप्शन में एक बार दे दिया था एग्जाम में सन की जगह पे अर्थ को, कि अर्थ का जो पुलिंग फोर्स होता है, देखो अर्थ का भी पुलिंग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता है, उसकी वजह से सारे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, सन के जो पुलिंग फोर्स होता है, सन का जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सॉरी, उसकी वजह से। अब यहाँ पर देखो हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो सन की आउटर सरफेस होती है, मतलब जो चमकदार सरफेस होती है, जो शाइनिंग वाली सरफेस होती है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं फोटोस्फेयर, ठीक है, फोटोस्फेयर। और सन के जो एटमॉस्फेयर होता है, सन का भी अपना एटमॉस्फेयर है, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोरोना, ठीक है। कोरोना, कौन सा कोरोना, ये वाला नहीं, 2019-20 वाला कोरोना। इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी आउटर लेयर, ठीक है, बाहरी परत होती है किसकी, सन की, सन्स एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो सन के एटमॉस्फेयर की बाहरी परत होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कोरोना बोल देते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखें, एक्सट्रीमली हॉट है, ठीक है, किस वजह से एक्सट्रीमली हॉट है, कहाँ इतनी गर्मी है इसमें, तो जो दो गैसेस होती है, मेनली आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कितना रहता है, 70%, ठीक है। फिर आपका आता है हीलियम, अब हीलियम कितना होता है, ये 28%। और बाकी जो आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये मिल के 1.5% बनाते हैं, ठीक है। और अदर गैसेस जो भी हो जाएंगी वो 0.5% वो अदर गैसेस होती हैं। अब यहाँ पर देखो तुमको कितना याद रखना है कि सन में जो मेजरली जो दो गैसेस पाई जाती है, कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम, 70% हाइड्रोजन और हीलियम 28% है, ठीक है, इतना इनफ है। बाकी और अच्छी मेमोरी तो 1.5% में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये आ जाते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। अब एक चीज़ और देखो, जो सन की जो लाइट होती है, इसको पृथ्वी में पहुँचने पर, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर पहुँचने पर कितना टाइम लगता है, तो कितना टाइम लगता है इसको पहुँचने पर, 8.5 मिनट्स, ठीक है, 8.5 मिनट में, ठीक है, टू रीच द अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ, ठीक है, थोड़ा प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल अच्छे से करेंगे, ठीक है। अर्थ पे या पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है इसकी रेस को, 8.5 मिनट, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये सब भी। तो इतने पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना, किसके बारे में, सन के बारे में, इतना इनफ है, ठीक है। 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पर, तो आपके अदर भी एग्जाम्स में, अदर भी कॉम्पिटिशन में काम आएगी। अब देखो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत मून के बारे में, उसके बाद फिर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको सीरियल वाइज थोड़ा बहुत चांद तारे, ठीक है, सूरज सब एक साथ अच्छे से याद रहे। चलो, तो मून की सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। मतलब जैसे अर्थ सूरज के किनारे किनारे घूमती है, वैसे मून प्लैनेट्स या फिर जो भी हमारा जैसे अर्थ हो गया उसके अराउंड घूमता है, ठीक है, उनको मून बोलते हैं। तो अदर भी प्लैनेट्स के मून्स होते हैं, उन चीज़ों को जब हम प्लैनेट पढ़ेंगे तब अच्छे समझेंगे। तो मून क्या एक तरीके से आपका नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब उम्मीद है इसको तो हिंदी में आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब ये जो नेचुरल सैटेलाइट है, दूसरी बात अगर हम बात करें दूरी की बात करें हम,
ठीक है। जो सोना बाबू डायलॉग मार देते हैं कि चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो यहाँ पर देखो अगर डिस्टेंस की बात करोगे, सपोज करो अगर ये आपकी अर्थ है और यहाँ पर अगर आपका मून है, तो इनके बीच में डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, अब तुमसे तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो चला नहीं जाता है, कहाँ से तुम भैया अर्थ से जाके चांद को तोड़ लाओगे, और तारे तो भूल ही जाओ। ठीक है, सोलर सिस्टम पढ़ा देना जो भी ये डायलॉग मारे, ठीक है, चाहे अपने बाबू से चाहे सोना से जिससे भी माने, ये डायलॉग ये चीज़ दिखा देना, चाहे इसकी शॉर्ट भेज देना। 3,84,400 किलोमीटर दूर है, तो जितनी औकात तो उतना भर करो, ज़्यादा आगे मत जाओ। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो डिस्टेंस की बात होगी कितनी, 3,84,400 किलोमीटर, तो अच्छे से याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मून के जो 8 फेजेस होते हैं, मतलब आपने देखा होगा ना, कभी थोड़ा बहुत मून दिख रहा है, कभी यहाँ पर अगर हम पिक्चर के हिसाब से दिखा दें तो कभी आधा दिख रहा है। ठीक है, जैसे ईद का चांद देखते हैं, न्यू मून होता है जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम बात करें न्यू मून, और आपका न्यू मून कब होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, और आपका जो ब्राइटेस्ट मून होता है। ठीक है, न्यू मून मतलब सीधे आप कह सकते हो जब आपको चांद नहीं दिखता है, क्योंकि अब नया चांद निकलने वाला है। ठीक है, और एक होता है फुल मून। अब देखो न्यू मून और फुल मून के बारे में समझ लो। न्यू मून जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं अमावस्या, अमावस्या की रात है। ठीक है, देखे होंगे कई सीरियल आते हैं इस पर। अब जरूरी नहीं कि अमावस्या की रात के अंदर कोई भेड़िया ही बनेगा। ठीक है, बस यहाँ पर क्या रहता है, न्यू मून रहता है तो मतलब एकदम अंधेरा रहेगा, कोई चांद वांद आपको कोई रोशनी नहीं रहेगी। फुल मून जो होता है जिसे हम बोल देते हैं पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा कब होता है, जब पूरा का पूरा चांद आपको एकदम कायदे से दिखेगा, एकदम बढ़िया चमकता हुआ अंडे की जर्दे की तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पूर्णिमा कब होती है, फुल मून में, न्यू मून में होती है। अमावस्या कब होती है, न्यू मून में, फुल मून में। ठीक है, इसी में आपको कन्फ्यूज़ करेगा। बाकी ये फेजेस हो गए हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और देख लो, जो भी हमारा वेट होता है, ठीक है, जो भी हमारा अर्थ पे वेट है वो 1/6 हो जाता है कहाँ पर, जब हम मून पे चले जाते हैं। मतलब जितना भी हमारा वेट होगा उसका 1/6 हो जाएगा कहाँ पर, मून पर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इनफ है। फेजेस के बारे में हमने समझ लिया थोड़ा बहुत, बाकी डिस्टेंस की बात होगी, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, 168 इतना इनफ है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे प्लैनेट्स की बात करेंगे, और कायदे से समझेंगे को प्लैनेट्स की जो भी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हो सकेगा तो हम उसका PDF प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, और अगर इसका भी कोई PDF होगा तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस आपको अगर मान लो नहीं देख पाओगे, 1-2 दिन देखते फिर बच्चे छोड़ देते, तो कम से कम वहाँ पर आपका लिंक वगैरह दिया रहेगा, तो आप बाद में भी देख सकते हो। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 8 जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। अब देखो अगर हम प्लैनेट की बात करें तो जो प्लैनेट है ये भी किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कौन सा है, ग्रीक वर्ड। ये भी याद रखना क्योंकि लैटिन वर्ड होते हैं, कुछ कुछ ग्रीक वर्ड से लिए गए होते हैं। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें पूछ लेता है। तो ग्रीक वर्ड कौन सा, प्लेनिटाई। ठीक है, प्लेनिटाई याद रख लेना। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स हिंदी में अगर बोले तो यात्री भी बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब जो घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे दोस्त वगैरह लोग हो गए, ठीक है, निकल गए रात भर तो घूम रहे हैं, तो वेंडर्स मतलब जो भी यात्री वगैरह या फिर जो घूमते रहती चीज़ें, उनको हम क्या बोल देते हैं ग्रीक वर्ड में, प्लैनेटाई। इसी से क्या बना हमारा, प्लैनेट्स। अब टोटल प्लैनेट्स होते कितने हैं, तो सबको पता है कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब 8 होते हैं, मगर प्लूटो क्यों नहीं है, उसका भी रीज़न सुन लो। प्लूटो जो है, ठीक है, उसको अगस्त 2006 में, ठीक है, IAU द्वारा, IAU मतलब क्या है, कभी कभी फॉर्म पूछ लेता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, देख रहे कितने भारी भारी वर्ड हैं, यूनिट। हिंदी में अगर बात करें हम तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल का हो गया आपका खगोलीय संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म जरूरी। इन जो भी ये बॉडी है, इसने क्या देखा कि जो प्लूटो है, जैसे हर प्लैनेट्स होते हैं 3 कंडीशंस, ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है, पहला जैसे हो गया कि वो राउंड हो, ठीक है, ज़्यादा बड़े साइज़ के हों। उसके बाद फिर क्या बात हो जाती है कि उनके आसपास जो भी रास्ता है, जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, जिस भी रास्ते में वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उस रास्ते में कोई चीज़ें हो ना, वो उसको हटा ले जाएं, ऐसी उनके पास शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ अगर हम बताएं तो वो 3rd कंडीशन नहीं पार कर पा रहा था, इस वजह से उसको प्लूटो को किस में दे दिया गया, किस में ढकेल दिया, डॉर्फ प्लैनेट में। ठीक है, कि तुम बहुने हो, तुम बहुने की कैटेगरी में जाओ। ठीक है, तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम अपने आने वाले रास्ते के रोड़ों को हटा सको, इसलिए तुम डॉर्फ प्लैनेट में, डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है, इसमें चले जाओ। तो ये हो गया बौना ग्रह जो भी होता है।
तो कब? अगस्त 2006 में। तो टाइम भी याद रखना, IAU यहाँ से हम देख सकते हैं कि फुल फॉर्म अगर हमको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सन के किस तरीके से घूमते हैं उस चीज़ को अच्छे से समझ लो। सपोज करो अगर यहाँ पर हम बोल दें सन, ठीक है, तो ये जो एक इलॉन्गेटेड पाथ होता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोल देते हैं इनको हम, ठीक है, ऑर्बिट, कक्ष बोल देंगे, ठीक है, मतलब ये फिक्स होता है, ठीक है, कि इसी पाथ पे वो ट्रैवल करेंगे सन के अराउंड, ठीक है, इलॉन्गेटेड। और हिंदी में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, हिंदी में थोड़ा खतरनाक है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, मतलब बहुत दीर्घ, बहुत बड़ी वृत्त बनाता है, तो दीर्घवृत्ताकार इस पाथ पर ये घूमते हैं जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, जो फिक्स होता है। तो इस चीज़ को याद रखना, 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है मतलब दीर्घवृत्ताकार होता है, ठीक है, जिसमें घूमता है हम कक्ष बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, और वो फिक्स पाथ होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लैनेट्स के बारे में। अब देखो 2 टाइप की कैटेगरी में प्लैनेट्स को डिवाइड किया गया है। जो 8 प्लैनेट्स होते हैं आपके, ठीक है, उसमें से जो 4 अलग कैटेगरी बनाई गई है और 4 की अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब उस कैटेगरी को भी यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। अब देखो यहाँ पर जो 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, अब कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं। जो 4 प्लैनेट होंगे आपके लाइन से अगर आपको याद करना होगा, तो सबसे पहला जो होता है हमारा मरकरी हो जाता है, उसके बाद आपका आता है वीनस, फिर आता है आपका अर्थ, ठीक है, फिर आता है आपका मार्स। उसका इधर अगर हम बात करें तो जुपिटर आ जाएगा, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपट्यून। अब देखो यहाँ पर देखो, जो इधर आपका 4 जो हैं इनको हम क्या बोल देंगे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, इंग्लिश में बोलेंगे तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलेंगे, हिंदी में तो स्थलीय। स्थलीय मतलब क्या? यहाँ पर ये जो थोड़ा रॉक्स वाले जो भी प्लैनेट्स होंगे यहाँ पर ये रॉक्स वाले होते हैं, ठीक है, इसमें रॉक के ज़्यादा बने होते हैं, ठीक है, पथरीले होते हैं इस वजह से। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं होते, ऐसे तो है बहुत बड़े, मगर इन प्लैनेट से अगर कंपेयर करोगे तो ये स्मॉल होते हैं, इसलिए इनको हम टेरेस्ट्रियल भी बोल देते हैं और इनर भी बोल देते हैं, या फिर इनर प्लैनेट्स या फिर इनर प्लैनेट्स, ठीक है, इनर प्लैनेट्स। अब यहाँ पर देखो बात करें तो इसको हम बोल देंगे आउटर प्लैनेट्स, मतलब ये बाहरी ग्रह जो हो गए, ठीक है। दूसरी बात, ये गैस के बने होते हैं तो गैसियस हो जाता है, ठीक है, गैसियस प्लैनेट्स मतलब इनमें गैस बहुत बनी रहती है, ठीक है, तो गैसियस प्लैनेट्स हो गए। दूसरी बात अगर बात करें तो जोवियन भी बोला जाता है, इंग्लिश में जोवियन, ठीक है, हिंदी में तो चलो बाहरी ग्रह आप बोल दोगे, बाकी कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी समझ लो, क्योंकि ऑप्शन आपको दोनों मिलते हैं तो थोड़ा इजीली आपको रिकॉल हो जाएगा। जोवियन प्लैनेट्स बोलेंगे या फिर गैसियस प्लैनेट्स या फिर आउटर, बाकी ये बिगर होते हैं किससे? उन प्लैनेट से बड़े होते हैं ये। तो ये पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो मार्स और जुपिटर के बीच जो एक बेल्ट जाती है, एक लेयर जाती है, जिसको हम बोल देते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है, एस्टेरॉयड। अभी मैंने बताया था ना आपको एस्टेरॉयड मतलब क्या, जो भी आपका एस्टेरॉयड बेल्ट पट्टी बोल देंगे, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं हिंदी में क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है, इंग्लिश में एस्टेरॉयड बेल्ट और हिंदी में क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये जो एस्टेरॉयड आपके कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत इसको अच्छे से आप याद रख लेना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है अर्थ हमारे सन के, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? मरकरी है सबसे नियरेस्ट। तो मरकरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यहाँ पे।